जिस तरह सागर की गहराई को मापना बेहद मुश्किल है, उसी तरह अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश के सागर जिले की राजनीति को मापना बेहद मुश्किल है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, बुंदेलखंड का एक ऐसा जिला जहां पर कई दिग्गज नेता एक साथ मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं न केवल बुंदेलखंड की बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। बुंदेलखंड की एक विधानसभा सुर्खी, यहां उपचुनाव होने जा रहे हैं। कई मायनों में ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर कई सियासी समीकरणों को भारतीय जनता पार्टी को मापने की जरूरत है, उन्हें समेटने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती यह है कि आखिर वो चुनौती दें तो किसके जरिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के बागियों का वो इंतजार करें, या फिर कोई नया नेता, कोई बड़ा नेता एक्सपोर्ट करके वो लेकर आए, इंपोर्ट करके वो लेकर आए और यहां पर उतारें? ये तमाम समीकरण इस समय सागर की राजनीति में चल रहे हैं, और सागर की राजनीति को और बेहतर समझने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर विधायक और पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में भैया के नाम से मशहूर शैलेंद्र जैन जी। शैलेंद्र जी, आपका स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सुर्खी में उपचुनाव होने जा रहे हैं, बहुत ही कई 3-4 तो ऐसे स्वाभाविक प्रश्न है जो कोई भी व्यक्ति जो पूछना चाहेगा, मैं शुरुआत उन्हीं से करना चाहूंगा। गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, कितने कंफर्टेबली जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, या अभी भी लगता है कि नहीं, कुछ अभी बाकी है, थोड़ा मिलना जुलना बाकी है? देखिए, कमोबेश लोगों ने गोविंद सिंह जी को स्वीकार कर लिया है और गोविंद सिंह जी ने भी अपनी वाक्पटुता से, अपनी कार्यशैली से और कार्यकर्ताओं का दिल जीतने में कहीं कोई कमी नहीं रखी है और सतत रूप से वो कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच की जो दूरी होती है उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शनै शनै ये दूरी जो है ख़त्म होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें हृदय से स्वीकार कर लिया है, एक नेता के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह की कहीं कोई मनमुटाव की स्थिति है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, शनै शनै, कि अभी भी वो धीमापन है, और अगर धीमापन है तो किसकी तरफ से है? नहीं, मैं आपको बहुत स्पष्ट स्थिति बता रहा हूं, क्योंकि वर्षों तक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक किसी व्यक्ति से और एक विचारधारा से और एक दल विशेष से संघर्ष करते आए हों, तो ओवरनाइट विचारों में परिवर्तन नहीं होता, तो इसमें टाइम लगता है। प्रैक्टिकल ये मैंने कहा कि शनै शनै ये काम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में अच्छी बात ये है कि हम लोग जो हैं कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ पार्टी संगठन ही सर्वोपरि है। पार्टी संगठन ने अगर कोई निर्णय कर लिया तो फिर पार्टी संगठन के निर्णय को नीचे ऊपर के सारे कार्यकर्ता जो है मानने के लिए बाध्य होते हैं। हम लोग मतलब संगठन के किसी भी बात की अवहेलना करने का दुस्साहस कभी पाल नहीं सकते हैं। तो हम लोगों के लिए पार्टी माँ के समान है। तो पार्टी ने अगर निश्चय कर लिया कि अब हमारी लाइन ये होगी, तो कमोबेश सब लोगों को उसको स्वीकार कर लेते हैं। इक्का दुक्का कुछ लोगों को स्वीकार करने में परेशानी हो सकती है, लेकिन कमोबेश आमतौर पे यहाँ जो हमारा संपर्क आया है, कमोबेश सब लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप बात बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं राजनीति में प्रैक्टिकल ग्राउंड्स को जानना बेहद ज़रूरी है। ये जो कुछ लोग हैं जिन्हें थोड़ी हिचक है, ये किस हद तक भीतरघात का सबब बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और क्या ये एक कहा जा सकता है डिसिसिव रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले चुनावों में? नहीं, मैंने आपसे अगर ये कहा है कि वो उनको स्वीकार करने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, इट डजंट मीन कि वो भीतरी घात करने जैसे काम भी कर सकते हैं। ऐसा काम तो भारतीय जनता पार्टी में रहने वाला कोई भी कार्यकर्ता नहीं करेगा, चाहे वो बड़े कद का नेता हो या कोई छोटा कार्यकर्ता हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो उस निर्णय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनकी अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं, उनकी अपनी निजी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन पार्टी में रहते हुए भीतर घात करेंगे तो ऐसी संभावनाएं तो नहीं है, नहीं के बराबर मानता हूं मैं। और पार्टी में कोई नुकसान करने का वर्तमान परिस्थितियों में
बहुत संभावनाएं नहीं है कि कोई एक आध व्यक्ति विशेष जो है पार्टी की रीति नीति के विरुद्ध जाके और पार्टी की विचारधारा को कोई नुकसान पहुंचा पाएगा। इसकी संभावनाएं कम देखता हूं मैं। सुनील जी, वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको लगता है कि सुर्खी और पूरे मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा? क्या आपको लगता है कि जनता ने इस बात को स्वीकार किया कि सत्ता परिवर्तन बेहद जरूरी था? जनता ने निश्चित रूप से स्वीकार किया है, और बल्कि ये कहेंगे कि जनता ने स्वीकार नहीं किया है, जनता ये चाह रही थी। आप देखिए आगर मालवा का वो दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी का और बी डी शर्मा साहब का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री मतलब उस समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, आगर मालवा में झुंड के झुंड, समूह के समूह लोग जो हैं एक बात कह रहे थे कि बदल डालो और चेंज कर दो, अब तो हमें बदलाहट चाहिए। तो लोगों में छटपटाहट थी, लोगों में आक्रोश था, लोगों के उन कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं ने जो छलावा किया था, षड्यंत्र पूर्वक प्रलोभन देके और छलावा करके बेरोजगारों को और छलावा करके किसान भाइयों को छलावा करके जिस तरह से उन्होंने वोटें हासिल की थी और सत्ता हासिल किया था, उस और अंतोगत्वा लोगों की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। वो सारे वादे और जो वचन पत्र के मुद्दे जिन पे उन्होंने चुनाव लड़ा था वो पूर्ण होते नहीं दिख रहे थे। तो लोगों के मन में आक्रोश था, लोग चाह रहे थे कि ये सरकार बदलनी चाहिए। और जब ये सरकार उन्हीं के वो अपने खुद की गलतियों से जब सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर मिला, क्योंकि जनादेश तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही था, वोटों का प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो गणित था उस गणित को स्वीकार किया था। कम सीटें थी तो हम लोगों ने विपक्ष में बैठने का निर्णय किया था, लेकिन जब ऐसी स्थितियां आई तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और कमोबेश जनता ने उसको स्वीकार किया। शैलेंद्र जी, मुझे याद है जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहा करते थे कि ये सरकार वेंटिलेटर पर है, किसी भी वक्त गिर जाएगी। उस समय जो एकजुटता थी तमाम भारतीय जनता पार्टी विधायकों में और पूर्व मंत्रियों में, वो सत्ता में आने के बाद एक अजीब सी खींचतान में तब्दील हुई कि किसे कौन सा पद मिलेगा, क्या होगा। क्या आपको लगता है कि इस बात में मेरी जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें सच्चाई है, और अगर है तो इसमें क्या आपको लगता है कि वाजिब था ये एक ट्रांजिटरी पीरियड था। इसमें हमने पार्टी संगठन ने कुछ महत्वपूर्ण वरिष्ठ नेताओं के स्थान पे और नए लोगों को अवसर देने का निर्णय किया। तो जब इस तरह का चेंज ऑफ पावर होता है तो थोड़ा बहुत असहज व्यक्तियों का होना बहुत सामान्य बात है, और इस प्रक्रिया में थोड़ी असहजता जरूर दिखाई दी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अंतोगत्वा पार्टी में हमने संगठन की बात को सर्वोच्च माना है, और पार्टी संगठन ने एक बार जो निर्णय कर लिया उसको हमने स्वीकार कर लिया है। तो कहीं कोई गतिरोध है, कहीं कोई असंतोष है, ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई देता है। हाँ, लेकिन इतना अवश्य है कि पिछले वर्षों में जिनके पास सत्ता के सूत्र थे, वो सत्ता के सूत्र निकल के कुछ तुलनात्मक रूप से यंग लोगों के हाथ में आए, तो उस तरह की जो जब इस तरह का परिवर्तन होता है तो थोड़ा बहुत जो उस समय जो थोड़ी सी परिस्थितियों की जन्य चीज़ें होती हैं वो ज़रूर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन कहीं कोई असंतोष जैसा नहीं है। असंतोष जैसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर यहाँ पर उठ रहा है शैलेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं कि कई बार जब मंच पर उस तरह की उपस्थिति नहीं देखी जाती है तो अटकलों का बाजार गर्म होता है कि भाई क्या वाकई में जो कांग्रेस से जो नेता आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके साथ पूरी पार्टी एकजुट है या नहीं। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं एक मान मनोबल कुछ ज़्यादा लंबा का दौर खिंच गया ये भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, मान मनोबल तो नहीं हुआ। एक्चुअली हम आपको बताएं कि ये निर्णय कोई एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, ये पूरे संगठन का निर्णय है, और पूरे संगठन ने जब निर्णय कर लिया तो पूरा संगठन का जो विचारधारा से सहमत होने वाला जो हमारा नेता है, कार्यकर्ता है,
वो सब उससे सहमत ही दिखाई दिया मुझे। और मान मनोबल का दौर जो है वो आपको लग सकता है या सोशल मीडिया के माध्यम से लग सकता है, लेकिन और ऐसे लोगों की संख्या भी मैं मानता हूँ कि बहुत सीमित है। ऐसे लोगों की संख्या जो है 2 डिजिट में नहीं है। तो ऐसे लोगों से जैसे अभी सिकरवार जी हमारे ग्वालियर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अब उससे बड़ा जैसे कोई बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि एक आध दो व्यक्तियों के, एक आध दो बड़े नेताओं के यहाँ से वहाँ जाने से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी में अनेक वर्षों में अनेक लोग आए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक अलग डायलेमा से गुजर रही है? जब उनकी पार्टी से कोई भाजपा में जाता है तो उसे वो गद्दार कहते हैं, लेकिन जब भाजपा से उनकी पार्टी में जब कोई आता है तो उसे वो खुद्दार कहते हैं। तो इट्स अ सेंस ऑफ डायलेमा। ये तो राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां होती हैं कि एक बार अगर अपनी विचारधारा का व्यक्ति कहीं दूसरे दल में जाएगा तो उसको गद्दारी कहेंगे और सामने वाले लोग उसको खुद्दार समझ के, उसके खुद्दारी मान के उसका स्वागत करेंगे। तो ये मुझे लगता है ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। और लेकिन वस्तुतः स्थिति ये है कि जो उस जनता के जिस क्षेत्र से वो का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ की जनता उसका सही आकलन कर सकती है, सही मूल्यांकन कर सकती है। हम यहाँ दूर बैठे ऐसे व्यक्तियों का मूल्यांकन उतना सही नहीं कर पाते हैं। आप लंबे समय से राजनीति में जुड़े हुए हैं, एक सीजन पॉलिटिशियन हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो पिछली बार के विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कई भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता थे, अगर हम सरताज सिंह जी की बात करें, रामकृष्ण कुसमारिया जी की बात करें, कुछ हद तक दिवंगत नेता बाबूलाल गौर जी के भी कुछ ऐसे बयान आए थे उस दौरान जिसने कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया था। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं संगठन की कमजोरी जो है इसका सबब बनती है, और इस बार संगठन कितना मजबूत है कि आपके जो नेता हैं वो इस तरह की बयान ना दें या दूसरे पाले में ना जाएं? जब परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती है तो मैं समझता हूँ कि थोड़े बहुत मतभेद होना बड़ा स्वाभाविक सी बात है। आपके हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, 2 जनरेशन 3 जनरेशन जब एक साथ काम करते हैं तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस होने इज़ वेरी नेचुरल। और हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक पद्धति से सारी चीज़ें निर्णय लिए जाते हैं। और वैसे में कभी कभी कुछ थोड़े बहुत मतभेद जैसी बातें अगर ध्यान में अभी आती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मनभेद कभी नहीं हुए। कभी भी हमारे यहाँ इस तरह की जो डिफरेंसेस थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मान लीजिए, वो लंबे समय नहीं चले। आई मे हैव ए डिफरेंट ओपिनियन, somebody else may have a different opinion, लेकिन शाम को जब पार्टी की लाइन तय हो जाती है तो फिर हमारा ओपिनियन और उनका ओपिनियन दोनों का इंडिविजुअली कोई महत्व नहीं रह जाता है। जो पार्टी का ओपिनियन होता है, जो पार्टी का निर्णय होता है, उसके साथ हम लोग खड़े रहते हैं। तो ये थोड़ा बहुत साइज ऑफ पार्टी जो है वो जब बढ़ती है और उसके आकार के हिसाब से लोग आते हैं जाते हैं तो थोड़ा बहुत मतभेद होना बड़ा स्वाभाविक है। कांग्रेस शैलेंद्र जी जो है भाजपा के बागियों पर यानी कहीं ना कहीं कुछ अगर कुछ ऐसे असंतोष के स्वर उठते हैं तो उन पर नज़र लगाए हुए है। अभी तक प्रत्याशी जो है डिसाइड भी काफ़ी हद तक नहीं हो पाए कांग्रेस पार्टी के। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में कांग्रेस की जो मंशा है वो पूरी हो जाएगी? बागी जो है भारतीय जनता पार्टी के उधर कुछ पहुंच जाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास अपनी विचारधारा के कोई बहुत कद्दावर नेता जो चुनाव लड़ने में इच्छुक हों, इनका सर्वदा टोटा है। वो पेड़ के नीचे लेटे हुए और फलदार वृक्ष के नीचे लेटे हुए ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि कोई फल जो है आके उनकी गोदी में गिर जाए और उसके सहारे वो वैतरणी पार कर लें। तो मुझे लगता है कि ये उनका बड़ा संकीर्णता है, क्योंकि उनके पास कद्दावर नेताओं की कमी है, उनके पास निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कमी है, उनके पास चुनाव लड़ने वाले योग्य उम्मीदवारों की कमी है जो जनता की भावनाओं पे खरे उतर पाएँ, इसकी सर्वदा अभाव है उनके पास।
और अब वो भारतीय जनता पार्टी के टूटे हुए कोई मतभेदों के चलते कोई व्यक्ति आके और उनके दामन थाम ले और उसके भरोसे वो बैतरनी पार कर लें, इस भरोसे अगर बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसे राजनीतिक दल का कोई भविष्य नहीं देखता मैं। रामशिला यात्रा सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में चल रही है और कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि का जिस तरह शिलान्यास हुआ है अयोध्या में, उसका पूरा असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। किस हद तक ये मध्य प्रदेश में होने जा रहे वाले उपचुनावों को भी प्रभावित करेगा? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भावनात्मक मुद्दा है। और ये सब करने से हमने कांग्रेस पार्टी को कब रोका? उन्हें भी, उनके भी आराध्य हैं भगवान राम, हमारे भी आराध्य हैं भगवान राम। हमारे देश की पहचान भगवान राम से है और अगर उनका भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है और पूरे देश में हम हर्षोल्लास के साथ उनके इस अवसर को मना रहे हैं, तो इसमें मैं समझता हूं कि ये सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है और लोगों की भावना के साथ जुड़ा है, तो इसका राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो राजनीतिक चश्मे से देखते हों कि भारतीय जनता पार्टी इज सेलिब्रेटिंग एंड कांग्रेस पार्टी जो है दूर से खड़ी होकर देख रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है। आप चाहते तो आप भी इनिशिएट ले सकते थे, लेकिन आपने स्वयं निर्णय कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो प्रभु राम के साथ हमेशा से खड़ी रही और राम मंदिर हमारा हमेशा से मुद्दा रहा है और जब उसकी पूर्ति हुई है तो भक्त, राम भक्त जो है निश्चित रूप से प्रसन्नचित हैं। चलिए जी, वैसे तो उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि धारा 370, 35 से चाइना के खिलाफ जिस तरह से भारत ने ताल ठोकी है, राफेल विमानों का भारत में आना, ये जो तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रहित से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, कि इन उपचुनावों में ये भी कहने का एक बड़े फैक्टर रहेंगे? राष्ट्रीय मुद्दे विधानसभा चुनाव में बहुत अधिक रोल प्ले नहीं कर पाते हैं, जो अभी तक का हमारा अनुभव है, क्योंकि हमारे विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव 2018 के उसके मुद्दे अलग थे। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, मुद्दे एकदम बदल गए। तो राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हमारे नगरीय निकाय के चुनाव में, हमारे विधानसभा के चुनाव में उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं। हाँ, लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे निश्चित रूप से बहुत हद तक लोगों की भावनाओं को प्रभावित करते हैं। तो ये राष्ट्रीय मुद्दे कुछ हद तक, यस आई एग्री, कि राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, धारा 370, 35 से अनुच्छेद और राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, इन सारे मुद्दों का थोड़ा फ़ायदा हमें मिलेगा, लेकिन स्थानीय मुद्दे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जब भी सागर का जिक्र आता है तो बात होती है कि भाई देखिए, एक ही ज़िले से गोपाल भार्गव जी कद्दावर मंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह जी कद्दावर मंत्री हैं, अब गोविंद सिंह राजपूत जी भी कैबिनेट मंत्री हैं, इसके अलावा शैलेंद्र जैन जी, आप खुद एक प्रभावी विधायक हैं, भले आप मंत्री नहीं रहे लेकिन मंत्री पद के दावेदारों में आपका नाम हमेशा से रहा है, इस बार भी आपका नाम रहा है। तो ये जो तमाम समीकरण हैं वो सागर की राजनीति को कितना पेचीदा बनाते हैं? नहीं, पेचीदगी बिल्कुल नहीं है। हम सब जो हमारे विधायक साथी हैं उनमें बड़ा तालमेल है और मंत्रियों की संख्या तो सीमित होगी और हर व्यक्ति मंत्री बन जाए ये अपेक्षा भी किसी को नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पंडित गोपाल भार्गव जी, सम्मानीय भूपेंद्र सिंह जी दो बड़े नेता हैं और उनको उचित स्थान दिया है और बड़े महकमे दिए हैं, तो सबसे हमें ज़िले में और हमें हमारी विधानसभा में हमें भी लाभ मिलता है, हमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये बात निश्चित है कि सागर नगर जो है एक लंबे समय से उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है और इस बार सागर नगर की बड़ी अपेक्षा थी। कार्यकर्ताओं में ऐसा उत्साह था कि इस बार अवसर मिल सकता है, लेकिन संगठन की अपनी मजबूरियां हैं, संगठन की अपनी वो हैं, तो हर व्यक्ति को तो प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुझे मंत्री न बन पाने का कहीं कोई क्षोभ या कहीं कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जिस तरह की परिस्थितियां थीं उस परिस्थितियों में जो संगठन और हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो बेस्ट कर सकते हैं वो उन्होंने किया है।
चल जी, ये पीछे जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति और कहा जाए इस समय मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसको दिखा रहे हैं। कोई कोई ऊपर से कोई सीधे नीचे आ रहा है, या फिर कहा जाए कि इस तरह की घुमावदार जो है वो इस समय रपटन बनी हुई है जी जी, दोनों ही पार्टियों ये के लिए। राजनीतिक कहीं ना कहीं परिलक्षित कर रही है हाँ, इसको। बिल्कुल सही तो कहा आपने। आप किस तरह से देखते हैं? अब कांग्रेस की चुनौती की बात भी कर लें, क्योंकि आपको क्या लगता है कांग्रेस के सामने क्या चुनौती है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस फैक्टर पे आ रही है कि साहब गद्दारों को आप वोट मत दीजिए। कमलनाथ जी कहते हैं कि आप मुझे मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी को मत दीजिए, लेकिन उन गद्दारों को जीतने मत दीजिए। ग्वालियर चंबल में काफी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है खासतौर पर। ग्वालियर चंबल में निश्चित कहा आपने कि वहाँ पे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, और इस तरह की बातचीत चल रही है। लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि जब सम्मानीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपके दल में थे, तब वो आप सबके लिए बड़े पूजनीय थे, बड़े आदरणीय थे। एक बार आपसे असहमत होकर और आपकी विचारधारा और आपने जिस तरह से जनता के साथ धोखा किया, वो सारे मुद्दों को लेके अगर वो जनता के बीच में जाना चाहते थे तो उसमें उन्होंने गलत क्या किया? उन्होंने, मैं समझता हूँ, ऐसा बड़ा निर्णय किया। एक छोटा-मोटा निर्णय नहीं है। मैं समझता हूँ भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाला ये निर्णय है, अकेले मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित नहीं करने वाला। ये देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला निर्णय है, और उन्होंने वो कर दिखाया है। आम तौर पे लोग ऐसा करने से, इतने बड़े निर्णय लेने से घबराते हैं, राजनीतिक नफ़ा नुकसान सोचते हैं। लेकिन मैं तो बधाई देता हूँ माननीय सिंधिया जी को कि उन्होंने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए और जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए इतना बड़ा बोल्ड निर्णय किया, और उसके परिणाम अच्छे आए। उसके परिणाम अच्छे आए। इसका परिणाम अच्छे आए का मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो अच्छा। आप ये देखिए कि पिछले 4-5 महीनों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चीज़ों में गुणात्मक परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। कोविड के साथ हम जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लड़ने की आवश्यकता थी, सम्मानीय कमलनाथ जी को मैं वो दृढ़ इच्छा शक्ति की हमेशा से कमी दिखाई दी। और मैं तो बधाई देता हूँ सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी को। जिस दिन शपथ लेते हैं उसी दिन शाम को शपथ लेते ही साथ सबसे पहला काम अगर करते हैं, वहाँ वल्लभ भवन में जाके कोविड-19 की समीक्षा करते हैं। जो उपाय ज़रूरी होने चाहिए वो उपायों पे बातचीत होती है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति है, इस तरह से काम होते हैं। और जिस तरह से अभी बाढ़ की विभीषिका में और किसानों की अफलन और इस तमाम चीज़ों में जिस तरह से सरकार ने किसान भाइयों के साथ और पब्लिक के साथ रुक के जोड़ के जो काम किया है, और माननीय शिवराज सिंह जी की ये कार्य पद्धति रही है। वो एसी चैम्बरों में बैठकर निर्णय करने वाले नेता नहीं हैं, वो फील्ड में जाते हैं। जैसी बाढ़ की विभीषिका आई, वो बोट में बैठ के, हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल गए। जैसे अफलन की स्थिति आई, वो गांव-गांव में जाके और खेतों में जाके हेलीकॉप्टर उतार के और फसलें स्वयं देखने लग गए। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्ट इनपुट उन्हें मिलता है और उस इनपुट से निर्णय करने में उन्हें बहुत सुविधा होती है। एक सवाल और मैं लूंगा सागर की राजनीति से। सर, कुछ आपके विरोधी हैं या कुछ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग का कहना है कि साहब शैलेंद्र जी दिल से साथ में नहीं है, अभी भी दूरी बना के चल रहे हैं, वो डिस्टेंस बना के चल रहे हैं गोविंद राजपूत जी से। मंच पर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे उनके साथ में प्रचार में। मंच पे मेरा साथ कम रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। एक दो बार ही हमें अवसर मिला है उनके साथ मंच साझा करने का, लेकिन आप देखिएगा आगे आने वाले समय में आप मुझे हर कहीं पाएंगे। और अभी संगठन ने हम प्रमुख लोगों को, कुछ विधायक साथियों को मंडल की जिम्मेदारी दी है, और मंडल की जिम्मेदारी के संबंध में हमने समीक्षा कर ली है। हम लोग बैठकें कर रहे हैं, और जहाँ तक मंच पे साथ दिखने का है तो आप हर जगह आपको दिखाई दूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जैन जी। हमने एक बात गौर की कि जितनी बार हमने आपसे सवाल पूछे तो आपने उसको साफगोई से स्वीकार भी किया, बताया भी, उसका रीजन भी बताया कि आखिर ऐसा क्यों है। तो ये कहीं ना कहीं जो हम बताना चाह रहे हैं दर्शकों, शैलेंद्र जैन जी जो कि एक कद्दावर विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साफ तौर पर उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है जो सपने देख रही है वो पूरे नहीं होने वाले, जनता उनकी हकीकत जान चुकी है। वहीं दूसरी ओर अगर सागर की हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बड़ा कदम था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, उसे
भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आत्मसात उन्होंने कर लिया है। धीरे धीरे सही, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि धीरे धीरे, क्योंकि काफी समय तक अगर आपके दूसरी विचारधारा के रहे हो तो उनका मानना है कि धीरे धीरे सही, लेकिन सब लोग एकजुट हो रहे हैं और परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, ऐसा शैलेंद्र जी का दावा है। इन तमाम राजनीतिक समीकरणों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अपने दोस्त आशुतोष और मेरे मित्र सुजीत लांजीवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।